Assalamualaikum dear students. This is our 7 video lecture of class first year physics chapter number 6 fluid dynamics. Dear students, last lecture में हमने चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक फ्लूइड ब्लड फ्लो को किया था कंप्लीट. आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स के. तो हम स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी. ये हमारा पहला टॉपिक भी था फ्लूइड डायनेमिक्स का. ये स्टूडेंट, विस्कोसिटी होती है द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड. कि कोई भी फ्लूइड कितना पतला है या कितना गाढ़ा है, कितना थिन है, कितना थिक है, या कितना फास्ट मूव करता है, फ्लो करता है, या कितना स्लो मूव कर रहा है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी. अगर फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड ज़्यादा है तो फ्लूइड थिक होगा, जस्ट लाइक हनी, tar, etc. एक्सेट्रा. और अगर फ्रिक्शनल इफेक्ट कम होगा, विस्कोसिटी कम होगी फ्लूइड की, तो वो इजीली फ्लो कर सकता है, जस्ट लाइक वाटर. सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको पढ़ते हैं यहाँ से. द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द viscosity of the fluid. Velocity measures Viscosity measures how much force is required to slide one layer of the liquid over another layer. कि basically जो viscosity है, it is the measure of the force that is required to slide one layer of the fluid to another layer. It is denoted by this Greek word letter eta. The SI unit of viscosity is Newton second per meter square. So dear students, अगर हम ये टेबल को देखें तो यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल की विस्कोसिटी मेंशन है, जस्ट लाइक एयर. विस्कोसिटी का जो SI यूनिट है वो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. एयर की विस्कोसिटी 0.019, एसीटोन 0.295, methanol 0.510, benzene 0.564 and water 0.801. और इसी तरह से प्लाज्मा, इट इज मोर विस्कस देन वाटर 1.6 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. ग्लिसरीन, इट इज थिक एज कंपेयर टू वाटर विच इज 6.29. जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी उतना ही फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर्स, और फ्लूइड उतनी ही जो है आसान मुश्किल से फ्लो करता है, उतना ही स्लो फ्लो करता है. सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय ड्रैग फोर्स? व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच ड्रैग फोर्स एक्टिंग drag force acting a small sphere of radius r moving down through a liquid depend. First question, what is mean by drag force? Dear students, हमने पढ़ा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड से फ्लो करेगा, मूव करेगा विद अ स्पीड, तो वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगा opposite to the direction of flow, direction of speed, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट जो है उसको फोर्स अप्लाई होगी, और वो फोर्स वो फ्लूइड अप्लाई करेगा, एक्सर्ट करेगा, और उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं. सो एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स. इट इज ऑलवेज टू द opposite to the direction of motion of the body through the fluid. This force increases. और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाएगी, बॉडी की स्पीड बढ़ती जाएगी थ्रू द फ्लूइड, जो रिटार्डिंग फोर्स है या जो ड्रैग फोर्स है ये भी बढ़ती जाएगी. सो दिस फोर्स increases as the speed of object through the fluid increases. In case of spherical object moving through a fluid, experience a drag force is. अब अगर कोई spherical object हो
तो और किसी फ्लूइड से मूव कर रहा हो विद द स्पीड v, तो उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स होगी F इज अ ड्रैग फोर्स विच इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, 6 pi eta r v, where 6 pi is a constant, eta is the viscosity of the fluid through which the body moving with the speed v, r the radius of sphere, and v the speed of the spherical object. Next question was, we are moving down through on which factors upon which what are the factors upon which the drag force acting upon a small sphere of radius r. So the factors on which the drag force depends are radius r of the spherical body, just like radius. Number two, speed of the body, and the viscosity of the coefficient of viscosity of the fluid. Dear students, जो ड्रैग फोर्स है वो बेसिकली तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. नंबर वन, द रेडियस ऑफ स्फीयर, spherical body, speed of the body, and the viscosity of the fluid. Next question, why fog droplets appear to be suspended in air? Why fog droplets appears to be suspended in air? Dear students, हमने सस्पेंशन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि when the weight of a body or object becomes equal to the drag force. When the weight of a body becomes equal to the drag force, then the body appears to be suspended in air, just air, and moving with the terminal velocity. So as we know that the expression for the terminal velocity is equal to mg over 6 pi eta rv, और ये रिलेशन हमने जो ड्राइव किया था वो हमने वेट को स्टोक्स लॉ या ड्रैग फोर्स के इक्वल रख के किया था. यहाँ से फिर हमने टर्मिनल वेलोसिटी निकाली mg ओवर 6 पाई ईटा rv. अब यहाँ गौर किया जाए, g is a gravitational acceleration, 6 pi constant, eta also constant, which is the viscosity of the fluid, and r is the radius of sphere. So where g 6 pi eta r is a constant, so terminal velocity is directly proportional to the mass of the body. This shows that the terminal velocity is directly proportional to the mass. जितना ज़्यादा मास होगा टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही होगी ज़्यादा. So as the mass of the fog droplet is very small, therefore the terminal velocity is very small, so the droplet appears to be suspended in the air. अब जो fog droplet है वो suspended क्यों होता है in air? Because उसका मास बहुत ज़्यादा कम है and the terminal velocity depends upon the mass. It is directly proportional to the mass. तो जब उसका मास कम है तो उसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी और वो हवा में इजीली सस्पेंडेड हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई frog droplets appear to be suspended in the air, because it has a very small mass, so its terminal velocity is also very small, so it appears to be suspended in air. Next question, 6.4, explain the difference between laminar flow and the turbulent flow. लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो के दरमियान में डिफरेंस बताएं. ये स्टूडेंट्स, जब हमने फ्लूइड फ्लो को किया था बिफोर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो हमने इन दोनों फ्लूइड फ्लो की दोनों टाइप्स को स्टडी किया, लैमिनर फ्लो एंड द टर्बुलेंट फ्लो. लैमिनर फ्लो था, द फ्लूइड फ्लो इज सेड टू बी लैमिनर इफ एवरी पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड दैट passes a point move along the same path as followed by the particle which passed that point earlier. लैमिनर फ्लो ऑफ अ फ्लूइड ऐसा फ्लो है जिसमें हर पार्टिकल उस फ्लूइड पार्टिकल उसी पाथवे पे फ्लो करेगा जिस पे पहले पार्टिकल्स फ्लो करके गए थे. कोई भी स्ट्रीम लाइंस आपस में इंटरफेयर नहीं करती, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती. इट इज़ अ रेगुलर एंड स्टडी फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो, the irregular or steady flow of a fluid is called the turbulent flow. In turbulent flow, there is a great disorder and constantly changing flow path. It is irregular and unsteady flow of a fluid.
Next question, dear students. State Bernoulli's relation for a liquid in motion and describe some of its applications. So first of all, we discuss the Bernoulli's theorem. Dear students, हमने स्टडी किया था, हमने पढ़ा था बर्नौलिस थ्योरम क्या है. इट इज अ सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज द कांस्टेंट फॉर अ स्टेडी flow of incompressible and non-viscous fluid at any point of its path. दोबारा से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. The sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume in a steady flow of an incompressible and the non-viscous fluid remains constant at any point of its path. अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली, सो द सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड फॉर अ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड where dense rho is the density of the liquid and g is the acceleration due to gravity. And the different applications of Bernoulli's theorem are: number one, operation of paint sprayer or perfume sprayer, swing of a cricket ball, working of a carburetor of a car, and the working of filter pump. These are the basic applications of Bernoulli's theorem. Question number 6. A person is standing near a fast moving train. एक शख्स किसी भी तेज रफ्तार ट्रेन के पास खड़ा है. Is there any danger that he will fall towards it? क्या उसके लिए कोई खतरा है कि वो उसी की तरफ जो है वो धकेला जा सके? Dear students, हमने बर्नौलीज इक्वेशन में एक बेसिक से प्रिंसिपल को स्टडी किया कि वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो. और यहाँ पे यही प्रिंसिपल जो है काम आएगा, ये अप्लाई होगा. देखते हैं. वी नो द अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल द प्रेशर विल बी लो वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई एंड वाइस वर्सा. Therefore, when a person is standing near a fast moving train, the speed of air between person and the train is very high. So the pressure will be low. कि जब कोई भी शख्स किसी फास्ट मूविंग ट्रेन के पास खड़ा है तो ट्रेन और उस शख्स के दरमियान में जो एयर प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा क्योंकि ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है. While on the other hand, behind the person, जहाँ पे स्पीड ना के बराबर है या ट्रेन की स्पीड का इफेक्ट नहीं है, उधर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा एंड द एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिससे उस शख्स पे एक फोर्स लगेगी जो उसको ट्रेन की तरफ धकेलेगी, या बिहाइंड द पर्सन जो एयर है वो उस शख्स पर फोर्स अप्लाई करेगी और उसको ट्रेन की तरफ धकेलेगी टुवर्ड्स अ लो प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 7. Identify the correct answers. What do you infer from Bernoulli's theorem? हमने 3 हमें ऑप्शन दिए, हमने इनमें से करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है. Where the speed of the fluid is high, the pressure will be low. First. Number 2. Where the speed of the fluid is high, the pressure will also high. And number 3. This theorem is valid only for turbulent flow of the liquid. So dear students, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है where the speed of the fluid is high, the pressure will be low. कि जिधर फ्लूइड स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा.
अब डिस्कस करते हैं कि ये सेकंड ऑप्शन गलत क्यों है। फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है, मगर सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है। इसको रीड करते हैं। वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई, जहाँ पे फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी, द प्रेशर इज आल्सो हाई। यहाँ पे गलती है कि प्रेशर वहाँ पे भी हाई होगा, ऐसा नहीं। जहाँ पे फ्लूइड स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर कम होता है। नंबर थ्री, कि ये क्यों गलत है। दिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द लिक्विड, कि ये सिर्फ और सिर्फ टर्बुलेंट फ्लो पर ही अप्लाई होता है, ये भी गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर। एक्सप्लेन, कि दो बोट्स हैं एक ही लाइन में पैरेलल, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो वह एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट या एक दूसरे को खींचती क्यों हैं, आर पुल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरी तरफ क्यों खींची चली जाती हैं, इसको एक्सप्लेन करें। यहाँ पे भी बर्नौलीज प्रिंसिपल लगता है, वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो एंड द वाइस वर्सा। So when the two rowboats are moving parallel in the same direction, then the speed of water between the boats will be fast and the pressure will be low. कि जब दो बोट्स एक ही डायरेक्शन में पैरेलल मूव कर रही हैं तो दोनों बोट्स के दरमियान में जो पानी है वहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द अदर साइड्स ऑफ द बोट। तो जहाँ पे जब दोनों बोट्स के दरमियान में वाटर स्पीड ज़्यादा होगी तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, और जो दूसरी साइड है वहाँ प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रेशर वाला वाटर बोट्स को एक दूसरे की तरफ पुश करेगा और दोनों बोट्स आगे टकरा जाएंगी। सो while on the opposite side of the boat the speed of water will be small, so pressure is to be will be high. Thus a force will act from high pressure to low pressure, therefore two boats are pulled towards each other. Next question, 6.9. Explain how the swing is produced in a fast moving cricket ball. We know that the Bernoulli's principle, same principle यहाँ पे भी use होगा. The pressure will be low where the speed of the fluid is high and vice versa. So therefore, dear students, when a cricket ball is thrown by a fast bowler, the speed of air on the shining side will be fast. कि जो स्पीड है एयर की या जो स्पीड ऑफ एयर ऑन द शाइनिंग साइड वहाँ पे ज़्यादा है, तो उस जगह पे जो प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम होगा। अगर हम यहाँ देखें तो देखिए ये शाइनिंग साइड है, यहाँ पे स्ट्रीम लाइन ज़्यादा है तो यहाँ पे स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होगी, वाइल ऑन द बिलो द बॉल यहाँ पे स्पीड कम है एज कंपेयर टू शाइनिंग साइड, तो इस जगह पे प्रेशर कम होगा, और यहाँ पे स्पीड कम है तो यहाँ प्रेशर इस जगह की निस्बत ज़्यादा होगा। तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा कर्वर्चर मिलेगा, एक पुश मिलेगा बॉल को, जिससे बॉल एक्स्ट्रा कर्व करके सेम पॉइंट पे मूव करेगी। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट that's how the swing produced in a cricket ball. तो ये कहता है will be low while on the rough side the speed of air is less and the pressure is high. So a phase will act from high pressure to a low pressure. So a phase will act from high pressure to a low pressure and the ball move in a curved path called swing. कि अगर हम मान लें कि जो अपर साइड है बॉल की वो शाइनिंग सरफेस है, जो शाइनिंग सरफेस है बॉल की वहाँ पे स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू रफ साइड। सो शाइनिंग सरफेस पर स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, रफ साइड पे स्पीड कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, जिससे एक एक्स्ट्रा कर्वेचर कर्व मिलेगा
बॉल को और वो स्विंग, इसी को हम स्विंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, explain the working of carburetor of a motor car using Bernoulli's principle and non-viscous liquid is constant. 6.10, explain the working of carburetor of a motor car using Bernoulli's principle and non-viscous liquid is constant. हमने बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बताना है कार्बोरेटर का मोटरसाइकिल के, कि वो कैसे बर्नौलिस प्रिंसिपल को यूज़ करता है और कैसे एक मिक्सचर बनाता है एयर और पेट्रोल का। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कार्बोरेटर है बेसिकली वो वेंचुरी डक्ट को यूज़ करता है, जो हमने पीछे पढ़ी थी अपने चैप्टर में। So carburetor of a car engine uses a venturi duct to feed the correct mixture of air and the petrol to the cylinders. Air is drawn through the duct along a pipe to the cylinder. जैसे फर्ज करें अगर ये वैक्चुरी डक्ट है, इसमें एक एरिया ज़्यादा होता है और दूसरा एरिया स्मॉल होता है। इसी पाइप में एक यहाँ पे जब एयर एंटर हो रही है, अब चूंकि एयर यहाँ से हाई स्पीड से फ्लो करेगी तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा और एक छोटा सा ये इनलेट वॉल्व होता है जहाँ से पेट्रोल ड्रॉप करता है। सो द एयर थ्रू द डक्ट मूव वेरी फास्ट। यहाँ से जो इस डक्ट से, जो वेंट्री डक्ट है, यहाँ से एयर हाई स्पीड से फ्लो करती है, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर इन द डक्ट, जिससे इस डक्ट में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है क्योंकि एयर स्पीड ज़्यादा है, विच ड्रॉस पेट्रोल वेपर इनटू एयर स्ट्रीम, जिससे क्या होता है यहाँ से पेट्रोल इजीली एयर स्ट्रीम में दाखिल होता है और एक अच्छा सा मिक्सचर ऑफ एयर एंड द पेट्रोल इंजन के सिलेंडर की तरफ मूव हो जाता है और इस तरह से कार्बोरेटर ऑफ अ मोटरसाइकिल या मोटर कार काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच पोजीशन विल द एग्जामिनेशन For which position will the maximum blood pressure in the body have the smallest value? A. Standing upright, sitting and laying horizontally, standing on one's head. कि किस पोजीशन में जो ब्लड प्रेशर होगा, will the maximum blood pressure in the body have the smallest value, वो कम होगा ब्लड प्रेशर का, कि हार्ट को हमारे कब कम करना पड़ेगा, किस पोजीशन में। नंबर 1, स्टैंडिंग अपराइट, जब आप सीधे खड़े हो, सिटिंग बैठे हो, लेइंग हॉरिजॉन्टली सीधे लेटे हुए हो हॉरिजॉन्टली, स्टैंडिंग ऑन द हेड्स या अपने सर के बल खड़े हो। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके पीछे बेसिक फिजिक्स देखें तो जब हम खड़े होते हैं तो हमारे हार्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी पहले ब्लड को पुल करना होता है, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे खींच रही है, डाउनवर्ड्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हमारा हार्ट हमारे लेग से ब्लड को पंप करता है, खींचता है, पुल करता है और उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी और अपने से ऊपर हमारे ब्रेन तक उसको पहुंचाता है। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें ये सारे के सारे ऑर्गन्स या पूरी बॉडी एक ही लेवल में आ जाए, तो जिससे हमारे हार्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करने काम नहीं करना पड़ेगा, तो वो उस पोजीशन में हमारे जो ब्लड प्रेशर होगा, जो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होगा, वो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। तो स्टैंडिंग अप राइट नहीं, सिटिंग, इसमें ब्लड प्रेशर कम तो होगा मगर कम स्मॉलेस्ट नहीं होगा। लाइंग हॉरिजॉन्टली, ये वह पोजीशन है इसके अंदर ब्रेन, लेग्स, हार्ट, ये सब एक ही लेवल में हो जाएंगे और हमारे हार्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। स्टैंडिंग ऑन द वंस हेड, और ये सबसे मुश्किल है कि सारा का सारा ब्लड उस टाइम हमारे ये ब्रेन वाली साइड पे आ जाता है, तो हार्ट को सबसे ज़्यादा जो काम करना पड़ता है वो इस पोजीशन में करना पड़ता है, स्टैंडिंग ऑन द वंस हेड। सो द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड एट द लेवल ऑफ हार्ट।
So when lying horizontally, heart does not has to work as hard to pump against gravity because all parts of our body are in level with heart. So C is correct. Lying horizontally, ये correct answer है. Next, in an orbiting space station, अगर आप एक स्पेस स्टेशन में है, would the blood pressure in major arteries in the leg ever be greater than the blood pressure in major arteries in the neck? So the answer is no. Under weightlessness condition, the blood pressure will be equal in major arteries of leg and neck in an orbiting space station. तो वो ये कहता है, सवाल बेसिकली ये है कि जब आप एक स्पेस स्टेशन में हैं तो जो ब्लड प्रेशर है वो मेजर आर्टरीज, जो लेग की मेजर आर्टरीज है वहाँ पे ज़्यादा होगा या नेक आर्टरीज में ज़्यादा होगा, यानी कि हार्ट से ऊपर ज़्यादा होगा ब्लड प्रेशर या हार्ट से नीचे लेग के अंदर ज़्यादा होगा. तो जब हम स्पेस स्टेशन में हैं, ऑर्बिटिक स्पेस स्टेशन में हैं, तो वहाँ पे एक वेटलेसनेस कंडीशन हो जाएगी. आप एक ग्रेविटी फ्री सिस्टम में मौजूद हैं. अब चूंकि यहाँ पे ग्रेविटी फ्री सिस्टम है तो कोई भी फोर्स ब्लड को डाउनवर्ड अट्रैक्ट नहीं कर रही, जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो ऑल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी बिल्कुल सेम होगा. ना ही वो मेजर आर्टरीज ऑफ लेग्स में ज़्यादा होगा, ना ही वो नेक वाली साइड पर ज़्यादा होगा, क्योंकि वेटलेसनेस में कोई भी फोर्स उस ब्लड को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही. कोई भी अट्रैक्टिंग फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही इन अ वेटलेसनेस कंडीशन. सो नो, अंडर वेटलेसनेस कंडीशन द ब्लड प्रेशर विल बी इक्वल. आंसर इज नो. और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, अंडर वेटलेसनेस कंडीशन द ब्लड प्रेशर विल बी इक्वल इन मेजर आर्टरीज ऑफ लेग एंड नेक इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है. हमने 12 शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं, अपना एक मेजर रोल रखते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, रिवाइज करें, लिख कर देखें. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. और अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.